नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा सत्र की, जहां एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हुई, जिसे लेकर सत्र को बीच में ही स्थगित भी करना पड़ा। आखिर क्या है वो कारण, इसे हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिर बात करेंगे दिल्ली विधानसभा की। यहां भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तीखी जुबानी जंग देखने को मिली, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष को सख्त कदम भी उठाने पड़े। आखिर क्या रहे वो कदम और कौन कौन से मुद्दों पर यहां बहस होती नजर आई, इस पर भी रहेगी नजर। आगे बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की, जहां हरियाणा का राज्य गीत सर्वसम्मति से पास किया गया। आखिर क्या है वो गीत और किसने इस गीत को लिखा, इसे हम आपको आगे बताएंगे तफसील से। फिर बात करेंगे हरियाणा की, जहां हरियाणा सरकार ने सट्टेबाजी को लेकर कड़े नियम बनाए, जिससे अब प्रदेश में उन लोगों की खैर नहीं जो इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की, जहां किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे पंजाब सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। आगे बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। आखिर क्या है वो कार्यक्रम, इसे लेकर एक रिपोर्ट के जरिए विस्तार से बताएंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत करते हैं राज्यसभा की खबर के साथ। राज्यसभा के सदन की कार्रवाई एक बार फिर काफी हंगामेदार रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हुई है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष सपा सांसद के एक बयान को लेकर विपक्ष से माफी मांगने की बात करता नजर आया, वहीं विपक्ष के नेता इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। आखिर क्या है वो बयान, इसे जानने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए हमारी ये रिपोर्ट। घर तोड़ते हैं, ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे, हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ, जहां समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए। बीजेपी सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सपा सांसद के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधा और सुनियोजित तरीके से राणा सांगा का अपमान करने का आरोप लगाया। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का दावा है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको, उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। डॉक्टर अंबेडकर एक दलित थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 25 अप्रैल को चाहे जो भी हो जाए, इस देश की कांग्रेस में कभी भी नहीं जाया जा सकता है। दलित समाज की चिंता थी इस कांग्रेस को लेकर के। आज खड़गे जी ने अपनी उसी मानसिकता को जो देश के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं उसी को सिद्ध किया है। इतिहास गवाह है, ये कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी और हमारे देश के संघर्ष करने वालों को फांसी पर चढ़ाने की समझौते किया करती थी। ये इसका इतिहास गवाह है। ये राष्ट्र विरोधियों के साथ रहने के आदी है, ये डीप स्टेट के हिस्से है। इसलिए आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे। बीजेपी सांसद के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद में अपना पक्ष रखा।
और वे सपा सांसद का बचाव करते नजर आए, जिसे लेकर बीजेपी ने जमकर उनका विरोध किया। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं कंडम करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया और कांग्रेस से इस तरह के बयानों का खंडन करने को कहा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की और कहा कि नेशनल हीरो का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू हुआ, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। अब देखना यह होगा कि संसद की कार्यवाही के दौरान अब किन किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आते हैं। क्या संसद की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाएगी या एक बार फिर संसद हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज्यसभा के बाद अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा की, जहां कार्रवाई के दौरान एक बार फिर हंगामा देखने को मिला, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को मार्शल की मदद से सदन से बाहर भी किया। आखिर सदन में हंगामा क्यों बरपा और क्या कुछ बातें जो सुर्खियां बटोरती रही, देखें जरा। ये सारे सदस्य इस बात से इतना खुश हैं कि इनके मुख्यमंत्री रहे इनको पानी नहीं दे पाए। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे, इसलिए उस मुद्दे को हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर हंगामा देखने को मिला, जिससे नाराज होकर विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित कई विपक्षी विधायकों को मार्शल की मदद से सदन से बाहर कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर सत्ता पक्ष की ओर से कैग और डीटीसी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन को संबोधित करते हुए डीटीसी बस को लेकर कई आरोप लगाए और परिवहन विभाग को घाटे में पहुंचाने का आरोप लगाया। जो बसें 2015 में 4344 थी, वो 23 में आकर के केवल 3937 रह गई। उसमें भी कमी हो गई। क्या स्थिति है? नुकसान ही नुकसान हर चीज में। और वो जो नुकसान 60 करोड़ रुपए का है, वो 80 करोड़ पे आ चुका है। क्यों? ब्याज, इंटरेस्ट, सारी चीजें जुड़ के 80 करोड़ का वो, और ऑपरेशनल लॉस 14,000 का। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा दिल्ली में 11,000 बसेस होनी चाहिए। 2007 में 11,000 बसें बोली, परंतु बसें कितनी? 2023 तक 3,937, केवल इतनी। वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 10 सालों के कार्यकाल पर सवाल खड़ा किया,
वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और नेता विपक्ष आतिशी पर भी चुटकी ली। सरकार से पूछने का अधिकार नहीं था। हमारे सदस्य अपनी सरकार से सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो सुबह 2 घंटा 3 घंटा जनता से मिलकर यहाँ पर आते हैं, और अगर 200 आदमी मिलने आते हैं तो उसमें से 190 आदमी केवल सीवर और पानी की शिकायत करते हैं। दिल्ली में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है, चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे उनकी विधानसभा हो, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो खड़ा होकर सदस्य ये बोले कि मेरे यहाँ पर पानी सीवर की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक भी नहीं है। तो क्या 10 साल से इनकी योजना क्या थी? 10 साल से ये जो आतिशी जी 8 तारीख से इतना खुश हैं, शाम को इतना खुश हो रही थी, इनकी सरकार हार गई, केजरीवाल हार गया, मनीष सिसोदिया हार गया, और ये डांस कर रही थी, खुश हो रही थी, और आज तक इतना खुश लग रही है। सदन को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सतीश उपाध्याय और मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और कैग रिपोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के उजागर होने का आरोप लगाया। कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुली है। सरकार ने किस तरह से दिल्ली के लोगों को कष्टों में डाला है, ये भी इस कैग रिपोर्ट में निकल करके आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधानसभा में ये मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएजी पर जांच रिपोर्ट खोली गई थी, दिल्ली को, इस डीटीसी को इसने बर्बादी के कागार पर पहुंचा दिया और इनके धोखे की पोल भी खोल दी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पिछली सरकार ने डीटीसी को सुधारने और जनता को बेहतर सुविधा देने के बजाय इसे कर्ज और घोटाले के अंधकार में ढकेल दिया, यानी पूरी की पूरी व्यवस्था समाप्त हो गई। कट्टर ईमानदार का मुखौटा पहनने वाली ये सरकार 12 वर्षों की विफलताओं का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिस डीटीसी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए था, मुनाफे में होना चाहिए था, वो आज दिवालियापन के कगार पर। अब हम क्या करें? अगर आप पढ़ नहीं पा रहे, बजट में लिखा हुआ है 5100 करोड़ रुपया हमारी बहन बेटियों के लिए है, 2500 रुपया महीना देना है। आतिशी जी, आप तो लोकसभा से, और एक वो सरकार है जो लोकसभा चुनाव से पहले कहती है हम 1000 रुपया देंगे, लोकसभा चुनाव से पहले कहती है हम 1000 रुपया देंगे, एक के छोड़िए 2 चुनाव हार कर चले गए, वो 1000 रुपये को बहन बेटियां ढूंढ रही है। तीन ये वो लोग हैं। यही इस विधानसभा में फिर कहा, पहले कहा लोकसभा में 1000 रुपया देंगे, हमें वोट दे दो, फिर बोले अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे दो, मैं जेल नहीं जाऊंगा। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई की शुरुआत 25 मार्च को हुई थी, जो 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। अब देखना यह है कि आगामी दिनों में दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई क्या शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होती है या आगामी कार्रवाई भी हंगामेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली विधानसभा के बाद हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की, जहां सर्वसम्मति से हरियाणा का राज्य गीत पास कर दिया गया। आखिर क्या है वो गीत, क्या है उसके बोल, कौन है उसका लेखक, ये तमाम बातें जानने के लिए जरूर देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। ये गीत है हरियाणा का, जिसे शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। धरती वेदों की हो, पावन धरती वेदों की, कहाँ हुआ हरिकाणा। जिसे पारित करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सदन में सुनाया और सदन में मौजूद सभी विधायकों का आभार जताया। माननीय सदस्यगण, आज हरियाणा प्रदेश को अपना राज्य गीत मिला है और आज इस ऐतिहासिक क्षण में जो भी इस महान सदन में उपस्थित है, मैं समझता हूं कि हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं पूरे सदन की ओर से, आप सब की ओर से, पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी 2 करोड़ 80 लाख लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सदन को संबोधित किया और इस गीत के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सहित कई नेताओं का आभार जताया और कहा कि इस गाने में सभी सांसदों ने अहम भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप देश को ये गीत मिला। 2,80,00,000 लोगों के लिए ये गौरव का दिन है कि आज हमें राज्य गीत मिला है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो पूर्व में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी जो प्रस्ताव लेकर के आए कि हमारा भी अन्य राज्यों की तरह उनका अपना एक गीत होता है, वो गीत हमारा भी होना चाहिए। और उस प्रस्ताव को जब आदरणीय मनोहर लाल जी लेकर के आए और सदन के बीच में रखा, सभी माननीय सदस्यों ने उसको स्वीकार किया। मैं इसके लिए भी सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। वहीं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव और गीता भुक्कल ने इस गीत की जमकर तारीफ की और कहा कि इस गीत में सिर्फ हरियाणा के रहन सहन को ही नहीं, भाईचारे को भी बताया गया है। सर, मैं एक निवेदन करूंगा और इस पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक एक शब्द बहुत चुन चुन कर तय कराया है। कोई भी ऐसी बात अछूती नहीं है जो शेष रह गई हो। लगभग अपनी कल्चर से, अपनी परंपरा से संबंधित हर शब्द के जरिए उसको इसमें उसका प्रकटीकरण किया गया है। मैं इस पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे जो कमेटी के मेंबरान थे उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और मैंने नाम इसलिए उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, विभाग का भी है और विशेषकर सारे पटल का और हुड्डा साहब का भी योगदान है। जब उन्होंने कहा सुंदर गोरी नार, बोले काली कहा जाएंगी, तो हमने सुंदर साड़ी नार करा उसमें। गीता भुक्कल इसमें बत्रा साहब का भी योगदान है। उन्होंने कहा कि ये 3 गाने सुनाए हैं, इनको सदन में रखा है, इसके लिए कमेटी बनाई जाए। और उसी दिन मैं इस कमेटी का अध्यक्ष बना और मेरी टीम के रूप में बहन गीता भुक्कल पिछली बार भी थी, 14वें में भी और 15वीं विधानसभा में भी। विशंबर जी भी थे हमारे उपाध्यक्ष, चेयरमैन थे, हमारे सियाग साहब भी थे और इस बार तो बयाना साहब चले गए, वो भी हैं। तो इन सबका योगदान है। मैं इस सदन के माध्यम से इन सबका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खुशी की बात है, हरियाणा राज्य को अपना एक जो है यहाँ पर गीत मिला है और सभी ने मेज थपथपाकर उसका स्वागत भी किया है। विभिन्न मंचों पर इसको गाया जाएगा तो अच्छी बात है और हम लोगों का ये प्रयास रहे हरियाणा के इतिहास और संस्कृति को बढ़ाते हुए हम इस गौरवपूर्ण जो क्षण है इसका स्वागत भी करें और कहीं ना कहीं कोई अगर इसमें कोई सुधार की कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें जरूर किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको मालूम है इस प्रक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं से जब सबको लगा कि हरियाणा राज्य में अपना गीत बनाया जा रहा है तो बहुत सारे लोग निकल कर आए और उन्होंने इसमें अपना जो है अहम भूमिका निभाने का काम किया है। पुनः हरियाणा को अपना गीत जो मिला है, हरियाणा प्रदेश के लिए आज खुशी की बात है। इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने भी इस गीत की सराहना की और कहा कि ये गीत हमारे लिए गौरव का विषय है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं भी सबको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि इतना मधुर, क्योंकि गीत अच्छा बोल तो किसी की भी अच्छे हो सकते हैं लेकिन मधुर तरीके से उसको पेश किया जाए तो वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फिर थोड़ा हाथ थपथपाने का भी मन करता है। साथ ही साथ बड़ी खुशी हुई कि इतना अच्छा गीत सबने मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करा। मैं तो सर एक छोटा सा सुझाव जरूर देना चाहूंगा इस पे। जिस प्रकार से जब भी सदन की बैठक शुरू होती है हम राष्ट्रीय गान के लिए खड़े होते हैं तो हम अपने राज्य के गान के लिए भी हम सारे हर सदन की जब भी बैठक हो हम खड़े होने का काम करें। और उसी प्रकार से मैं तो ये मानता हूं कि ये गाना इस सदन तक सीमित ना रहे, हरियाणा के बच्चे बच्चे तक ये गाना जरूर पहुंचे। हर सरकारी स्कूल में भी राष्ट्रीय गान की तरह हमारे बच्चे भी इसको खड़े होकर इसको सुने ताकि अपने प्रदेश के प्रति जो गर्व है उनका गर्व बढ़ने का और काम हो सके। बहुत अच्छा ये वो है और काफी मेहनत से बना है।
बहुत लोगों का योगदान रहा है, सबका धन्यवाद करते हैं। और जो सुझाव आया है ये बहुत ही अच्छा है, इसको सारे स्कूलों में लागू करना चाहिए, हर कॉलेज में हर जगह इसको लागू करना चाहिए। गौरतलब है कि हरियाणा के राष्ट्रगीत को पानीपत के डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा ने लिखा है, वहीं डॉक्टर श्याम शर्मा गायक, पारस चोपड़ा कंपोजर और रोहतक की मालविका पंडित ने डायरेक्ट किया है। खास बात यह है कि गीत के लिए प्रदेश सरकार से किसी भी कलाकार ने कोई फीस नहीं ली है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। हरियाणा के राज्य गीत के बाद हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के एक ऐसे फैसले की जिससे अब प्रदेश में सट्टेबाजों की खैर नहीं। हरियाणा सरकार सट्टा मैच फिक्सिंग को लेकर सख्त नजर आ रही है और यही वजह है कि हरियाणा विधानसभा में इस विधेयक को पास कर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधेयक पर चर्चा करते हुए इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। खास बात यह भी है कि अगर कोई सट्टा लगातार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल तक की सजा के साथ ही 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। और क्या क्या प्रावधान इसमें रखे गए हैं, देखें जरा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सट्टेबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन। अब नहीं होगी मैच फिक्सिंग, सट्टा लगाया तो जाना पड़ेगा जेल, लाखों रुपए का लगेगा जुर्माना। जी हां, हरियाणा सरकार ने सट्टा लगाने वालों पर नकेल कस दी है। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक अहम बिल पास हुआ है। हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2025 पारित हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि सट्टेबाजी, जुएबाजी में कई परिवार बर्बाद हुए हैं। जो आज ये बिल आया है, ये बिल हरियाणा सार्वजनिक दूत रोकथाम अधिनियम 2025 ये लेकर के आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा ये मानना है, हमारी सरकार का, कि इस जुए सट्टेबाजी के अंदर बहुत ज्यादा परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसके लिए कानून बने, सख्त कार्रवाई हो, उसको लेकर के हम आए। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार इस सट्टे से वातावरण बदलने की भी कोशिश करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपके ध्यान में हो, अगर अभी देखें विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, सट्टा बाजार ये कही जा रहा था कहा जी कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वातावरण को बदलने का काम, इसके ऊपर रोकथाम लगाने के लिए कि ये प्रभावित ना हो कोई व्यक्ति, उस प्रभावित से भी रोकने का काम इससे होता है, परिवार भी बर्बाद ना हो। माननीय अध्यक्ष जी, वहीं सीएम ने अहम जानकारी दी, बताया कि इस विधेयक में 7 साल तक की सजा, 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो वहीं मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग में 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। या स्पॉट फिक्सिंग है, इसमें ये शामिल है, इनकी रोकथाम के लिए ये बिल लाया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, इसमें हमने अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। जुर्माना जो 7 लाख रुपए से कम नहीं होगा, यह भी प्रावधान किया है। भिन्न भिन्न अपराधों के लिए ये, इसमें कई जो सट्टे के अंदर जुआ सट्टा कई प्रकार के हैं, उसके लिए ये किया गया है। मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग के लिए हमने कारावास की सजा का भी माननीय अध्यक्ष जी प्रावधान किया गया है। इसके अंदर 3 से 5 साल तक प्रावधान किया गया है और 5 लाख रुपए से कम का जुर्माना भी नहीं होगा। चलिए अब आपको बता दें कि आखिर ये हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2025 क्या है और इसके अधीन क्या क्या आएगा। ये विधेयक सार्वजनिक जुआ, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और चुनावों में सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए पारित किया गया है। इस विधेयक के अनुसार अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही इसमें जुर्माना 7 लाख रुपए तक का लगाया जाएगा। अलग अलग अपराधों के लिए नियम बनाए जाएंगे। मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग में 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इसमें अर्जित संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी सट्टेबाजी पर कड़े कानून हैं। अब हरियाणा में भी सट्टेबाजी पर सख्त कानून बनाने पर विधेयक सदन में पास हो गया है। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।
अब रुक कर लेते हैं पंजाब का। पंजाब के किसानों ने मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। इस दौरान किसानों की सड़कों पर बैठकर विरोध जताने की तस्वीरें सामने आई। वहीं किसान नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इस दौरान किसानों के आंदोलन को जारी रखने का भी ऐलान हुआ। पंजाब में किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। किसान इस बार हटने वाले नहीं हैं। पंजाब की आप सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हैं और अड़े हैं। किसानों ने ठान लिया है कि आम आदमी पार्टी सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। मान सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा उबाल खा रहा है। वहीं किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों के आंदोलन को जारी रखने का बड़ा ऐलान किया गया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने आप सरकार पर आरोप लगाए। कहा कि सीएम भगवंत मान दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कहते हैं अब आरडीएफ मांग लीजिए, आपका सुलह सफाई हो गया। जब मुख्यमंत्री जी अब जो बोल रहे हैं ना, मैं दिल्ली जा रहा हूं, किसानों की मांगों के बारे में बात कर रहा हूं, तो मगरमच्छ के हंजू जो है बहा रहे हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और अब मेरा मानना, अब जाके शंभू पर भी हम जाकर जायजा लेंगे। अभी डलेवाल से मिलते हैं, अगर हॉस्पिटल में वो अगर होंगे, और आने वाले जो भी कार्यक्रम 24 की पीसी में ऐलान किए हैं वो उसी तरह से जारी रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमारा मानना भी सभी को मिलकर अब जो पंजाब का जकरिया खान है उनसे निपटना चाहिए, और फिर अब्दाली से भी निपटेंगे। मांगों के ऊपर मोर्चा जारी रहेगा। उनका रूप क्या होगा ये दोनों फोरम और लीडरशिप तय करेंगे। वहीं लुधियाना में संयुक्त किसान मोर्चा सड़क पर उतरकर पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध जताता नजर आया। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ रोष व्यक्त किया। किसानों का कहना है कि किसानों पर जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ਅੱਜ जो ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੌਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 4 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ पंजाब सरकार किसानों से जल्म करती आ रही है। बहरहाल किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा तो खोल रखा है। किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले दिनों में क्या ये आंदोलन उग्र रूप लेता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां लखनऊ में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शामिल हुए। ये आयोजन युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया। लखनऊ के विधान भवन में 28 और 29 मार्च को आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 24 नोडल केंद्रों से चयनित 240 युवा प्रतिभागी शामिल हुए। इन युवाओं ने वन नेशन वन इलेक्शन, लोकतंत्र को सरल बनाना, प्रगति को बढ़ाना, स्थिरता सुनिश्चित करना विषय पर अपने विचार रखे। जहां 3 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा जो 1 से 3 अप्रैल तक नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय युवा संसद में यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 8 सालों में यूपी ने विकास, सुरक्षा और सुशासन का मॉडल पेश किया है। इस राष्ट्र की एकता
वो बनाए रखने का दायित्व तो हम सबका होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव न हो, विभेद, ये सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने का यह हर नागरिक का दायित्व बनता है। उस राष्ट्र की किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई व्यक्ति क्यों न हो, ये प्रत्येक का दायित्व बनता है। युवा संसद का उद्देश्य ही यही है, नेतृत्व की क्षमता व गुण हम विकसित करें और वह विकसित करने की एक नई प्रणाली को प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा संसद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में और उन गुणों से उत्प्रोत होकर के आगे बढ़ सके। जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, तो लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का ये आयोजन युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देता है। लखनऊ में इस कार्यक्रम ने युवाओं के विचारों को एक नया मंच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।